हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट 2025 के लिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है और कैसे हम लोगों को सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये जो मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स है, मैच्योर मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स मतलब यहाँ पे रेड ब्लड सेल का बात हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रेड ब्लड सेल में जो रेस्पिरेशन है वो कैसा रेस्पिरेशन होता है। आइदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, लीनियर रेस्पिरेशन होता है, या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए आपको बता दें कि जो रेड ब्लड सेल है एट मैच्योरिटी, ये रेड ब्लड सेल अपने न्यूक्लियस को खो देता है। ठीक है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जैसे ही रेड ब्लड सेल मैच्योर होता है तो वो अपने न्यूक्लियस को, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों लूज कर देता है, तो इसका पीछे रीजन ये है कि देखिए आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है कि रेड ब्लड सेल के पास जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करे। ठीक है, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से बॉडी के टिश्यूज के पास ले जाए, मतलब ये ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसके पास हीमोग्लोबिन है मेन ऑक्सीजन कैरियर। तो जैसे ही वो न्यूक्लियस को खोता है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के लिए वो जगह को बचाकर रख सके, उससे ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो आरबीसी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करे, इसीलिए न्यूक्लियस वहां पे एब्सेंट होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, और वो कैसा रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखिए अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा हमारे रेड ब्लड सेल में भी, तो जैसे रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा मतलब अपने ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा जो वो कैरी कर रहा है, जबकि उसको वो ऑक्सीजन को क्या करना है, उसको बॉडी के टिश्यूज को देना है। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल कैरी कर रहा है वो खुद में ही कंज्यूम ना कर ले एरोबिक रेस्पिरेशन करके, इसीलिए रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऐसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के हो, वो होता है हमारे रेड ब्लड सेल में, मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल में, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आपसे पूछा है कि यहां पे ये सारे ऑप्शन में से कौन सा रेस्पिरेटरी सरफेस का कैरेक्टर नहीं है। तो यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई, ये रेस्पिरेटरी सरफेस कभी भी ड्राई नहीं होता है, थिन होता है, परमिएबल होता है, मॉइस्ट होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जैसा फंक्शन नहीं करता है, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इधर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो ह्यूमन स्किन है वो परमिएबल नहीं है O2 और CO2 के लिए, ठीक होता है, और वो ड्राई होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट, ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों रीजन है कि हमारा जो ह्यूमन स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जैसा काम नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि ये सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है। आपको पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, वहां पे प्रेजेंट होता है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस रिंग है जो प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, देखिए जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स, वहां पे कैसा स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले विंड पाइप होता है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है ना, ये एक स्ट्रेट एक्सटेंडेड ट्यूब है जो कि T5 पोजीशन पे, थोरेसिस 5 पोजीशन पे डिवाइड करता है, और ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बन जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बन जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई।
प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर और भी छोटे छोटे फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसी तरह ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये भी और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई। और ये फिर टर्शियरी ब्रोंकाई और भी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स और भी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड करता है, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और फिर फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वियोली, वो आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है वो कहां कहां होता है? वो ट्रैकिया में होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई में होता है और इनिशियल ब्रोंकियोल्स में होता है। कहां नहीं होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि जो ट्रैकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिस कैविटी तक एक्सटेंड करता है। वो कब डिवाइड करता है? प्राइमरी ब्रोंकाई में। मतलब कि ये जो ट्रैकिया है ये मिड थोरेसिस कैविटी तक आया और ये फिर डिवाइड कर जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो ये जो पोजीशन है जहां पे वो डिवाइड कर रहा है, ये कौन सा पोजीशन है? तो ये T5 पोजीशन है, फिफ्थ थोरेसिस वर्टेब्रा। फिफ्थ थोरेसिस वर्टेब्रा। और आपको बताया ना अभी यहां पे कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ना, ये हाइलीन कार्टिलेज है एक्चुअल में। तो इस तरीके से जो मेरा ट्रैकिया है वो एक ट्यूब से डिवाइड करता है दो ब्रांचेस में एट पोजीशन T5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ थोरेसिस वर्टेब्रा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होता है? तो आपको बता दे कि हमारा जो लंग्स है वो लंग्स का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या फिर हम बोलेंगे जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। लंग्स के प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग प्लूरा बोलते हैं। और ये प्लूरा दो प्रेजेंट होता है, एक होता है आउटर प्लूरा और दूसरा होता है इनर प्लूरा। तो ये जो आउटर प्लूरा है ये क्लोज कांटेक्ट में होता है थोरेसिस कैविटी के। आउटर प्लूरा इज इन अ क्लोज कांटेक्ट विथ थोरेसिस कैविटी। और ये जो इनर प्लूरा है ये होता है क्लोज कांटेक्ट में पल्मोनरी कैविटी के। पल्मोनरी कैविटी के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आउटर प्लूरा इज इन क्लोज कांटेक्ट विथ थोरेसिस कैविटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखिए हम लोग कितना भी दम लगाकर सांस को छोड़ दे, एक्सपायरेशन कर ले, फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर मेरे लंग्स में बचा रहता है, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है? 1100 टू 1200 ml। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? देखिए ये भी क्वेश्चन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का है। यहां पे कहा जा रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन, है ना, ब्रीद इन मतलब इनहेलेशन, आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। बहुत ज्यादा दम लगाकर एक्सपायरेशन करने के बाद हम लोग जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यही होता है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग, है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट का बात हो रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है?
कि जो भी एयर है, एयर वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इनहेलेशन करना है, इनहेलेशन करना है मतलब एयर को इनहेल करना है, इनटेक करना है, तो इसके चलते जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एल्व्यूलर प्रेशर या हमारे लंग्स के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो एयर है वो मूव करेगा और हमारी लंग्स की तरफ आएगा, जिससे कि हम इनहेलेशन कर पाएंगे। उसी तरह जब हमको एक्सहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ना है, तो मेरा जो लंग्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखिए ये जो डायफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। इसका जो एक्चुअल शेप है वो होता है इस तरीके से डोम शेप्ड, गुंबद के आकार का ये होता है डोम शेप्ड डायफ्राम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये अपने ओरिजिनल शेप से, जो कि डोम शेप है ओरिजिनल शेप, फिर ये सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो स्ट्रेट होने के कारण क्या होगा कि जो वॉल्यूम है थोरेसिस कैविटी का वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले कितना वॉल्यूम था, ये था, अब ये बढ़कर इतना ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है। तो लिखा है इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो डोम शेप्ड से स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे कि थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट सी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, है ना। जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो मेरा लिफ्ट, जो मेरा रिब्स है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम कॉजेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर, नहीं, क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि जब ये रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठेगा तो मेरा जो वॉल्यूम है थोरेसिस कैविटी का वो बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे कहा जा रहा है थोरेसिस केज ऑफ मैन। देखिए यहाँ पे थोरेसिस केज ऑफ मैन है ना, ये थोरेसिस केज क्या होता है, तो आपको बता दे कि मान लीजिए कि ये एक कोई ह्यूमन है, यहां पे इसका जो बैक साइड है, इसके बैक साइड को हम लोग कहते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है। और इसका जो ये फ्रंट साइड है, आगे वाला साइड है, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड। तो ये जो मेरा थोरेसिस केज है ना, ये फॉर्म होता है डॉर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम से, डॉर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से, ठीक है। और लैटरल साइड में, ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है रिब्स। तो मेरा ये जो थोरेसिस केज है ये किससे बनता है, रिब्स से बना लैटरल साइड में, स्टर्नम किधर रहा, स्टर्नम वेंट्रल साइड में, और थोरेसिस वर्टेब्रा डॉर्सल साइड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया इज लाइंड बाय इनकंप्लीट सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अभी आपको बताया था ना, ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली। हमारा जो लंग्स है ना उसके पास बहुत ज्यादा एल्वियोली होता है, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा दे, जिससे कि इजीली डिफ्यूजन हो जाए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा लंग्स का वेंटिलेशन मूवमेंट होता है, वेंटिलेशन मूवमेंट मतलब ये जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है फिर घटता है, तो ये कौन करवाता है, तो ये करवाता है डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, मसल्स बिटवीन द रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, इसको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और डायफ्राम क्या है, तो डायफ्राम तो अभी बताया ना आपको, जो कि थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, यहां पे ये प्रेजेंट रहता है। ये थोरेसिस कैविटी
और ये एब्डोमिनल कैविटी, उसको सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू दोज इन द एल्वियोलर एयर। देखिए अभी आपको बताया कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में जो ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी इनहेलेशन हो पाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर होता है एटमॉस्फेयर में और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो आपको बताया ना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा दिख रहा है हमको ये 159 mmHg। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम होगा। तो यहां सबसे कम कौन सा है, ये 0.3 mmHg। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखिए यहां पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का बात हो रहा है। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, तो देखिए यहां पे हमारा जो सबसे पहले एल्वियोली होता है लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, एल्वियोलाई का जो इनर लाइनिंग है वो बना है स्क्वैमस एपिथेलियम का। एल्वियोलाई का जो इनर लाइनिंग है वो बना हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम का। स्क्वैमस एपिथेलियम का। और ये मेरा हो गया एल्वियोलाई का ब्लड कैपिलरीज। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसका जो इनर लाइनिंग है इसको हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज के इनर लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथेलियम। इंडोथेलियम। और यहां पे जो बीच का स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये नॉन सेलुलर लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यही तीनों मिलकर क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अबाउट 97% ऑफ O2, पहला स्टेटमेंट है अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। देखिए ये बिल्कुल सही है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो होता है हमारे बॉडी में दो तरीके से, एक डिसॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में, एक डिसॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में। अब ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है 3% ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये होता है 97%। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये दोनों बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए 20 to 25%। देखिए अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है, एक डिसॉल्व स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में, डिसॉल्व इन प्लाज्मा के स्टेट में ये होता है 7%। दूसरा तरीका है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाकर, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये होता है 25%, 23% to 25% है ना, 23% to 25%। और तीसरा है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, ये होता है 70%। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है मेरे बॉडी में। तो यहां पे लिखा है 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन गलत हो जाएगा, ये डी। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड 70% किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। तो मेरा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो पार्टिकुलरली या फिर प्राइमरली किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे।
तो वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तभी ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा।